हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश याग स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 5.1। इससे पहले कल हमारी क्लास हुई थी, उसमें हमने जो समांतर श्रेणियां हैं उससे संबंधित जो भी बेसिक था वो पहले पढ़ चुके हैं। 15-16 मिनट का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। पहले वो वीडियो देख लेना ताकि आप 5.1 के जो प्रश्न है वो आसानी से बना पाओ, क्योंकि जो भी बेसिक होता है वही प्रश्नमाला का आधार होता है और उसी पे प्रश्नमाला है वो पूरी की पूरी निर्भर होती है। अपने आज 5.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न में क्या कहा गया है कि प्रत्येक स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। इसका मतलब है कि अपने को देखना है इन स्थितियों को हल करके कौन सी स्थिति समांतर श्रेणी बन रही है और कौन सी नहीं बन रही। पहली स्थिति हमें दी गई है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर, कंडीशन पहले क्या बनती है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, और जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है वो है 15 रुपये। यानी अपना प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद अपना हो जाएगा जो A1 का मान है या A का मान है वो कितना हो जाएगा 15। इसने दिया है कि टैक्सी में पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना लगता है 15 लगता है। उसके बाद में आगे देखो, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। उसके बाद जैसे अपने आगे जाएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना लगेगा 8 रुपये चार्ज लगेगा। टैक्सी वाले करते हैं ना, पहले 1 किलोमीटर के लिए तो भाई साहब इतना किराया फिक्स है, और उसके बाद अगर आप जितने किलोमीटर आगे जाओगे प्रति किलोमीटर के 8 रुपये के हिसाब से अपना हिसाब कर लेंगे। तो प्रत्येक किलोमीटर का आगे किराया कितना है 8 रुपये है। तो अपने अगर A2 ज्ञात करना है, जैसे मान लो दूसरे स्टेप पे अपने को 2 किलोमीटर जाना है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 तो पहले किलोमीटर के लग गए। उसके बाद दूसरे किलोमीटर के लिए कितना लगेगा 8 रुपये चार्ज लगेगा। तो कितना हो गया A2 का मान 15 और 8 23। अब तीसरे पद के लिए देखते हैं, 3 किलोमीटर अगर जाना होगा तो 23 तो 2 के लिए लगे, यानी पहले के लिए कितना लग रहा है 15, दूसरे के लिए कितना लग रहा है 8, तीसरे के लिए कितना लग रहा है फिर से, यानी उसके बाद तो पहले किलोमीटर के बाद तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए चार्ज कितना कर रहा है वो 8 रुपये कर रहा है। तो पहले के 15 हो गए, दूसरे के 8, तीसरे के भी 8, तो जोड़ लो 15 और 8 23, 23 और 8 31। अब इससे एपी अगर अपने बनानी चाहें तो एपी क्या बन रही है, इससे एक समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है ना। प्रथम पद क्या है 15, दूसरा पद क्या है 23, तीसरा पद क्या है 31, ऐसे ही चौथा पद क्या आ जाएगा 39। ऐसे जितने किलोमीटर वो आगे चलता जाएगा उसके हिसाब से क्या हो जाएगा किराया बन जाएगा। इससे एपी बन रही है 15, 23, 31, 39। अब प्रश्न में हमें कहा गया है कि ज्ञात कीजिए, यानी जांच करनी है हमें क्या एपी है और क्यों है, रीजन भी बताना है। तो अपने क्या करते हैं, इससे सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। एपी अपने पास बन चुकी है, ज्ञात कर लो सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। ये बराबर आना चाहिए किसके A3 माइनस A2 के, यानी सार्वंतर प्रत्येक जगह समान होगा, वही एक समांतर श्रेणी होगी। तो अपने सबसे पहले A2 माइनस A1 ज्ञात करते हैं। A2 माइनस A1 का मान कितना होगा, A2 की जगह A2 का मान रखो, A2 का मान कितना आया था 23 रखो, माइनस A1 का मान कितना था 15। आगे देखो A3 का मान कितना था 31 और A2 का मान कितना था 23। अगर दोनों बराबर आते हैं, सार्वंतर प्रत्येक जगह समान है, तो वो एक समांतर श्रेणी होती है। 23 में से 15 गए 8, 31 में से 23 गए 8, सार्वंतर बराबर आ रहा ना, अतः यह एक समांतर श्रेणी होगी। यह एक समांतर श्रेणी होगी, यह एक समांतर श्रेणी होगी।
क्योंकि सार्वंतर 8 है। चलो पहला हो चुका है, दूसरे पे चलते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कोई एक बेलन है, कोई एक सिलेंडर है, उसके अंदर हवा की मात्रा आयतन होता है, उस बेलन का आयतन, उसमें गैस एक भरी गई है, कोई भी एक हवा भरी गई है, एक पंप है जो उसमें से हवा निकाल रहा है और हवा कितनी निकाल रहा है, प्रत्येक बार 1/4 निकाल रहा है। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी गई है, वह है कि शेष हवा का 1/4। पहली बार वो निकालेगा तो कितनी निकालेगा, जितनी उसमें टोटल हवा है उस हवा का 1/4। दूसरी बार जो हवा बची है उस हवा का 1/4 बाहर निकालेगा, ना कि पूरी हवा का 1/4। हर बार 1/4 नहीं निकाल रहा है, शेष हवा का 1/4 निकाल रहा है। तो अपने इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना बेलन के अंदर या बेलन का आयतन, माना बेलन का आयतन कितना है, 1 है। माना बेलन का आयतन 1 है। ऐसा मान लिया हमने 1 है। अब इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक बार पंप उसका 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो प्रथम पद तो अपना क्या आ गया, प्रथम पद तो आ गया 1, यानी A1 का मान तो कितना, टोटल हवा उसमें कितनी थी, 1। A2 का मान अपने को निकालना है, A2 का निकाल लो। 1 का वो 1/4 बाहर निकाल देता है, तो 1 का 1/4 कितना होता है, अपने को निकालना है 1। अब निकाल रहा है, इसका मतलब माइनस कर रहा है, वो 1/4 निकाल रहा है, किसका, टोटल का। 1/4 कर दो, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1/4। इसका एलसीएम लो, 4 एलसीएम आएगा, तो 4 का 1 के साथ गुणा, 4 माइनस 1 कितना बचेगा, 3/4। तो दूसरा पद अपना क्या आ जाएगा, 3/4। अब A3 देखते हैं। अब उसके अंदर हवा कितनी बची थी, 3/4 बची थी। अब 3/4 में से वो निकाल रहा है 3/4 का भी 1/4, शेष हवा का 1/4। प्रश्न में देखो लिखा हुआ है स्पष्ट, शेष हवा का 1/4 भाग निकाल रहा है बाहर। तो अब इसमें हवा शेष कितनी बची है, पहले 1 थी, उसमें से 1/4 निकाल दी, पीछे बची 3/4। अब 3/4 का 1/4 भाग निकालेगा, तो 3/4 में से 1/4 भाग किसका निकाल रहा है, 3/4 का। तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का गुणा करवा लो, यानी 3/4 माइनस 1 और 3 का गुणा 3 और 4 का गुणा 16। अब इसमें से आपको घटाना है 3/4 में से 3/16, तो घटाओ, एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। 16 में 4 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, और 4 का 3 से गुणा 12 बनता है। 16 में 16 का भाग 1 बार जाएगा, और 1 का 3 के साथ गुणा 3 बनता है। 12 में से 3 गए, तो अपने पास तीसरा पद क्या आ गया, 9/16। अब देख लो AP क्या बन रही है, AP बन रही है अपने पास, पहला पद आ गया 1, दूसरा पद आ गया 3/4, चौथा पद आ गया तीसरा पद आ गया 9/16। इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। अब अपने को ये जांच भी करनी है क्या ये AP है या नहीं है, तो अपने क्या करते हैं, वही काम जो पिछले वाले प्रश्न में किया था, सारवंतर निकालो। तो क्या करते हैं सारवंतर निकालने के लिए, D बराबर A2 माइनस A1 करो, बराबर किसके होना चाहिए, A3 माइनस A2 के। A2 का मान रखो, A2 का मान कितना है, 3/4, माइनस क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि A1 का मान कितना है, 1 है, बराबर A3 का मान देखो कितना है, 9/16, माइनस A2 का मान कितना है, 3/4। इनको हल कर लो, इधर एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा।
4 में 4 का भाग एक बार जाता है, 1 का 3 के साथ गुणा 3, निशान माइनस का, इधर इसके बटा में 1 है, 4 में 1 का भाग 4 बार जाता है और 1 का 4 के साथ गुणा 4 होता है, बराबर। इधर एलसीएम कितना आ रहा है? 9/16 था बेटा, तीसरा पद 9/16 था, माफी चाहूंगा गलती से लिख दिया। 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 16। 16 में 16 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का 9 के साथ गुणा 9, निशान माइनस का। इसमें भाग देंगे 16 में 4 का, 4 बार जाएगा, 4 का 3 के साथ गुणा 12। इधर कितना बचेगा? माइनस का 1/4, इधर बचेगा माइनस का 3/16। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे तीसरे प्रश्न पे। 2 प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, अब बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी कोई एक कुआं खोदने वाला व्यक्ति है, उसका अपना रेट है वो फिक्स किया हुआ है, वो बोलता है कि पहले 1 मीटर की खुदाई का चार्ज तो मेरा 150 रुपया है, उसके लिए तो मैं 150 रुपया लेगा, और उसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई है वो मैं सस्ती कर दूंगा, वो है 50 रुपये। तो अपने सबसे पहले तो प्रथम पद तो इसने दिया हुआ है, प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपये है, तो प्रथम पद अपना क्या हो गया? A1 बराबर क्या हो गया? 150 रुपये। अब इसने बोला है आगे नेक्स्ट 1 मीटर और अगर मैं खोदता हूं तो उसके लिए 50 रुपये चार्ज करता हूं, तो A2 क्या हो जाएगा? अगर वो 2 मीटर की खुदाई करता है तो A2 क्या हो जाएगा? 150 प्लस में 50 रुपये और लेगा ना वो 2 मीटर के लिए, तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये। ऐसे ही अगर वो 3 मीटर की खुदाई करता है तो कितना हो जाएगा? 150 प्लस दूसरे मीटर के लिए 50 प्लस तीसरे मीटर के लिए 50, टोटल कितने हो गए? 150 और 50 200 और 50 250। इस प्रकार श्रेणी क्या बन जाएगी अपने पास? श्रेणी बन जाएगी, वो बन जाएगी 150 200 और 250। ये एक निश्चित क्रम में चल रही है श्रेणी है। अब हमें जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो अपने क्या करते हैं, इसको सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर अपना इसमें मैटर फिक्स है, सबसे पहले श्रेणी बनाओ, जैसे ही श्रेणी बन जाती है उसके बाद सार्वंतर ज्ञात करना है। A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2। अगर ऐसा बराबर होगा तभी ये एक समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। लिख लो, A2 का मान कितना है इसमें? 200। A1 का मान कितना है? 150। A3 का मान कितना है? 250। A2 का मान कितना है? 200। अब देखो यहां से क्या बराबर आ रहा है सार्वंतर? 200 में से 150 गए, 50 बचता है, और 250 में से 200 गए, 50 बचता है। क्या ये बराबर है? जी हाँ, ये बराबर है। इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी होगी। हाँ, यह एक समांतर श्रेणी होगी, यह एक समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि
सार्वंतर बराबर है या समान। उम्मीद करता हूं आपको ये 3 प्रश्न समझ आ चुके होंगे, पहले के 3। अब अपनी बात करते हैं चौथे प्रश्न की, इसी के पहले का चौथा, पहले का चौथा करते हैं। इसमें बोला गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। प्रश्न ऐसा है कि खाते में 10,000 रुपये की राशि है, वो जमा करवाई गई है और बैंक वाले उसका 8% ब्याज देते हैं, वो भी चक्रवृद्धि। पहला जो प्रश्न सामने आता है वो यही है कि सर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो सिंपल सी परिभाषा चक्रवृद्धि ब्याज की यही है कि ब्याज का ब्याज लगता है उसमें। साधारण ब्याज में तो क्या होता है, अगर आपको 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए पैसे दिए हुए हो तो उनका एक साथ ही 2 साल का ब्याज जोड़ा जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, प्रति वर्ष शर्त दी होती है कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज जोड़ा जाएगा और पहले वर्ष के बाद जो ब्याज की राशि बनती है दूसरे वर्ष के लिए उस राशि पर भी ब्याज लगेगा। यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पर ब्याज। तो प्रश्न में कहा गया 10,000 रुपये की राशि थी, तो अपना पहला पद क्या आ गया इसमें, पहला पद A1 बराबर क्या आ गया, 10,000 रुपये। अब A2 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, मिश्र धन ज्ञात करना है हमें। तो जो राशि 1 वर्ष के बाद निकल के आ रही है वही तो ज्ञात करनी है, और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं होता। तो पहले 1,000 तो है इसमें, सॉरी 10,000 तो है, प्लस इसमें कितना ब्याज बन रहा है 10,000 का, वो अपने साधारण ब्याज से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन यानी 10,000 गुणा दर अर्थात 8 गुणा समय, अपने 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो 1 वर्ष, बटे में क्या होता है 100 होता है। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये कितना बन गया 10,000 प्लस 8 का 100 से गुणा 800, अर्थात पहला पद क्या आ रहा है 10,800, पहला पद 10,000 और अपना पहले वर्ष का ब्याज क्या आ रहा है 10,800। अब अपने 1 वर्ष के लिए और निकाल के देख लेते हैं, यानी A3 निकालते हैं। अब अपने पास मिश्र धन क्या हो गया इस बार अपने पास जो टोटल धन है दूसरे वर्ष के लिए, मैंने कहा था ना चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो इस बार 10,000 का तो उसका लगेगा ब्याज प्लस 800 इसका भी लगेगा, इसका मतलब ब्याज कितने का लगेगा 10,800 का लगेगा। तो सबसे पहले 10,800 तो अपने पास है, अब इस 10,800 का साधारण ब्याज ही बना लो 1 वर्ष का, क्योंकि यही तो होना है, ब्याज का ब्याज बनाने हैं अपने। तो 10,800 गुणा 8 गुणा 1 बटे में 100, इसको हल कर लो, आगे इसको हल कर लो। 10,000 प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, आगे इसको गुणा कर लो 8 को, 8 8 64 4 असल लगी 6, 8 का 0 के साथ 0, असल वाले 6 आ गए, 8 का 1 के साथ 8। तो इस बार ब्याज कितना हो जाएगा 10,800 था, 10,800 में 864 और जोड़ दो, 4 और 0 4, 0 और 6 6, 8 और 8 16, असल लगी 1, 0 और 1 1 और लास्ट वाला 1, यानी तीसरा पद अपने पास क्या आ गया 11,664। श्रेणी क्या बनी, श्रेणी अपने पास बन रही है, पहला पद हो गया 10,000, दूसरा पद हो गया 10,800
तीसरा पद हो गया 11,664। चौथा पद अपने आगे इससे ज्ञात कर सकते हैं इसका ब्याज बना के। अपने को आमतौर पर पता करने के लिए 3 ही पद चाहिए। तो अब अपने ज्ञात करते हैं सार्वंतर। टी बराबर A2 माइनस A1 बराबर किसके होना चाहिए अगर समांतर श्रेणी है तो A3 माइनस A2 का मान रखो 10,800 माइनस 10,000 बराबर किसके होना चाहिए 11,664 माइनस 10,800 के। इसके बराबर अगर मान आता है यानी सार्वंतर अगर बराबर आता है तो वो क्या होंगे, समांतर श्रेणी होगी। अगर बराबर नहीं आता है इसका मतलब वो समांतर श्रेणी नहीं है। अब रखो घटाओ इसको, इधर कितना बचेगा 10,800 में से 10,000 जाएंगे 800 बचेगा, और इधर 11,664 में से 10,800 घटाएंगे तो 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, इधर 16 में से 8 गए 8, 0 में से 0 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, यानी 800 इधर बचा, इधर 864 बच रहा है। क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब समांतर श्रेणी, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। अतः यह है समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है। स्टूडेंट्स, आज हम 5.1 का पहला प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। कल अपने इससे आगे दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे मैं पूरा सिलेबस 10वीं का करवाने वाला हूँ। तो आपको एकदम अच्छी राइटिंग और अच्छी बिल्कुल एकदम कंफर्म तरीके से हर एक चीज़ बता के करवा रहा हूँ। तो जिसको सिलेबस करना हो, पूरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी 10th क्लास के सहपाठी हैं उनको वीडियो शेयर करते रहें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।